देखिए क्या बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स, यही बताया हमने। द मीन्स, मीन्स का मतलब होता है बेटा रिसोर्सेज, मीन्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर रिलेटिवली, दिस स्कैर्सिटी फेस्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, सबके द्वारा ये प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। इसीलिए तो हमने क्या बोला था, आगे चल के इसका नाम क्या दे देंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फर्दर, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज शैल बी एलोकेटेड टू देयर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या करेंगे हम लोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज of how individuals and society transform the scarce resources into goods and services, कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे हम गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसकी बात भी हमें यहां पर करनी होगी। हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्फ, आपस में हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी भी बात करनी होगी। प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंक्रीज, कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करना, बढ़ाना है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी एप्रोप्रिएटली टैकल्ड। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो 100% अपने प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन सही दिशा में कदम उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, कुछ हद तक कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बट इट वुड इनेबल अस टू एग्जामिन ए प्रॉब्लम इन इट्स राइट प्रिस्क्रिप्टिव एंड डील टू विथ द सेम, कि भाई जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम सही दिशा में क्या कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं और उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यही इतना हमारा होता है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। और यही मेनली हमने कहां पर यूज किया था, स्कैर्सिटी और चॉइस मेकिंग, यही सारी चीजें हमने वहां पर भी करी थी कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, यही सब बातें तो हमने करी थी वहां पर। तो ये चीजें हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ओके, अभी इसको नोट भी करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं बेटा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग समझाया था क्या पिछली क्लास में, नहीं ना? तो चलिए जरा देखते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग बेटा एक बताओ, अगर कहीं पर भी हमें डिसीजन लेने की आवश्यकता है, कहीं पर भी हमको डिसाइड करना पड़ता है कि करें या ना करें, करें तो क्या करें, अगर इस तरीके की कुछ भी बात हमें करनी होती है, इस तरीके की कुछ भी बात अगर हमें समझनी होती है, तो इसका मतलब वहां पर ऑप्शन का होना जरूरी है। वहां पर क्या होगा, ऑप्शन का होना जरूरी है। अब जैसे आप सभी बच्चे यहां पर अभी क्या है बेटा, 12th, अभी तक तो बहुतों का रिजल्ट भी नहीं आया होगा, है कि नहीं? अब सभी 12th वाले बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। अब 12th का जब पेपर दे दिया और आगे के बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे कि अगर हम यहां पर 12th से आगे बढ़ें तो क्या करें। तो फिर अपने पास सबसे पहला ये आता है कि एक काम करते हैं कि यार पॉकेट खर्च जो है ना घर वाले बहुत कम दे रहे हैं। अब पॉकेट खर्च अगर घर वाले कम दे रहे हैं तो कुछ होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते हैं। भाई अगर 12th में है तो 10th तक के बच्चे को तो आराम से पढ़ा ही सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से क्या करें हम लोग, होम ट्यूशन की तरफ बढ़ जाएं। कहां पे चले जाएं, होम ट्यूशन की तरफ बढ़ जाए। आपने अपना मार्ग क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। आपने अपना जो डिसीजन मेकिंग था यहां पर क्या ले लिया, 12th को, मतलब 12th तक के बच्चों को या 10th तक के बच्चों को पढ़ाने का। मतलब अपना सपना मनी मनी हो गया, ये नहीं हो गया कि आपने क्या डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, अब यहां पर पैसे कमाने हैं, हमें क्या करना है, अब पैसे कमाने। फिर आपने सोचा ना यार अभी हमारा ये उम्र है नहीं कि पैसे कमाने पे लगे, जब घर वाले देने के लिए तैयार ही है
तो कुछ और किया जाए। तो सबने सोचा चलो ठीक है और करते हैं आगे। फिर जैसे ही आप आगे बढ़े तब तक आपके पास कुछ दोस्त पहुंचे, बोले सुनना हम जा रहे हैं घूमने के लिए, चलेगा क्या घूमने के लिए? अब भाई ऐसी जीभ लपलपाई, घूमने के नाम पे कौन मना करता है आज का। तो आपने भी बोला हाँ दोस्त, बहुत दिन से परेशान हो गए थे 12th पढ़ पढ़ के, चलो कहीं पर घूम के कुछ आया जाए। और आप यहां पर चले गए बेटा घूमने के लिए, घर वालों ने पैसे दिया और आप अलग अलग जगह पे चले गए घूमने के लिए। चलो मान लेते हैं आप गोवा पहुंच गए, ठीक है कि नहीं? गोवा वाले बीच पे अपना फोटो खिंचवाते रहिएगा। मार्ग पे पहले क्या आपने डिसाइड किया कि हमें 12th के बाद कमाना है। फिर आपने बोला ना ना चलो आगे और देखते हैं। कहां पहुंच गए आप? यहां से घूमने के लिए। फिर आपने सोचा ना यार, घूम के समय बर्बाद करने से क्या फायदा, इससे अच्छा हम सीए की तैयारी ही क्यों ना स्टार्ट कर दें। बेकार में टाइम भी बर्बाद हो रहा है, और सितंबर में अगर पेपर देना है तो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो सितंबर के बाद फिर जनवरी आ जाएगा। तो अब आपने क्या डिसाइड कर लिया कि ना, आगे जाकर के स्टडी हमें करना है, और अगर हम बढ़िया से स्टडी कर लें तो जब एक बार सीए बन जाएंगे फिर तो ये दोनों ही चीजें अपनी जिंदगी में रहेगा, पैसा भी और घूमना भी, दोनों चीजें अपने पास अवेलेबल होगा। भाई जब स्कैरसिटी ना हो तब कुछ सोचने की जरूरत है क्या? भाई आप किसी दुकान पर कुछ परचेज करने के लिए जा रहे हो, कुछ खरीदने के लिए वहां पर जा रहे हो, और आपने अपने जेब में देखा 100 रुपए हैं, तो आप क्या बोलोगे? भैया ऐसा कुछ नाश्ता बताओ जो 100 रुपए के अंदर हो जाए। या कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो तो दुकान वाला पूछता, ये नहीं पूछता कि आपका बजट क्या है, या ऐसे बोलते हैं हाँ सुन मेरे जेब में 2000 रुपए हैं, तू अपने दुकान का सबसे महंगा कपड़ा निकाल। होगा क्या? नहीं भाई, अगर 2000 है तो डिसीजन मेकिंग वही हो जाएगा, भैया 1000-1500 का कुछ दिखाना, तो फिर सामने वाला बोलेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा, हाँ 200-400 ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बजट कहां तक है, 2000 तक है। तो डिसीजन मेकिंग की जरूरत तब ना पड़ेगी। अगर आपके पास एकदम मोटी गड्डी पड़ी हुई हो तो फिर डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी क्या? अगर आपके पास रिसोर्सेज कूट कूट के भरा हुआ हो, रिसोर्सेज बहुत सारी अवेलेबल हो, तब तो डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं होगी ना, तब तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी नहीं, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। फिर उसके बाद अगर तो ये तो हमारे पास क्या कि रिसोर्सेज की क्या होनी चाहिए, स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए, तब हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं होगा। अच्छा अगर कहीं पर कुछ ऑप्शन ही ना अवेलेबल हो तो डिसीजन मेकिंग करने की आवश्यकता होगी? नहीं ना। जब ऑप्शन ही नहीं है, एक काम ही करना है, घर वाले ने बोल दिया सुन ले सीए करना है, बात खत्म, तब क्या कर लोगे? बोलोगे हम सीएस करना चाहते हैं। बोलेंगे बेटा वो देखे वो तांगे वाले घोड़े को, दोनों तरफ से बंद रहता है, वैसे एक फोकस है, बस सीधा चलते जाओ, सीए करना है, कोई और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर बाबूजी ने बोल दिया कि बेटा सीए करना है, बोलो करोगे कि करोगे ही, तो क्या बोलोगे? जी करेंगे। कोई और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है नहीं, तो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं तो डिसीजन मेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मुझे याद है 2016 में घर वालों ने एक फोटो भेजा मुझे और बोला कि हमने हाँ बोल दी है, अब बताओ तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। मैंने बोला ऑप्शन फिर छोड़ा क्या? जब हाँ बोल ही दी तो इतने भी तो बेगैरत नहीं है कि घर वालों का इज्जत खराब कर नहीं करेंगे ताकि आप झूठा हो। तो क्या करना पड़ा? कोई ऑप्शन अवेलेबल आपके पास है ही नहीं, तो क्या करना होगा बेटा? डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी वहां पर? नहीं होगी वहां पे जरूरत। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग तभी होगा जब स्कैर्स रिसोर्सेज हो और अल्टरनेटिव यूज हो। अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या? ऑप्शन हो। अल्टरनेटिव यूज तो तभी करेंगे ना जब ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जब स्कैर्स रिसोर्सेज होगा और अल्टरनेटिव यूज होगा तभी हमारे पास डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी, अन्यथा किसी भी तरीके का कोई डिसीजन मेकिंग की जरूरत यहां पर नहीं होगी। ओके? अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, किसी भी तरीके की कोई डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं होगी। अगर सिंगल यूज हो तब भी किसी भी तरीके का कोई रिसोर्सेज मतलब अल्टरनेटिव यूज की जरूरत या डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं होगी। तो डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ कब होगा?
जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो और अल्टरनेटिव यूज हो, तब जाकर के हमारे पास डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग एक नॉर्मल वर्ड है जिसमें हम देखते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है, क्या हमें डिसाइड करना है। तो क्या डिसाइड करना है वो तो ऑप्शंस के ऊपर ही निर्भर करेगा, ऑप्शन के ऊपर ही बात करेंगे। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? अब पहले नोट करवा दिया जाए, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो देख लेंगे। ओके, क्या हुआ, ठंडा लग रहा है? चलिए लिखिए बेटा। तो आपकी जो अकाउंट्स की क्लास होगी, मतलब इसके बाद जो क्लास होगी, उस क्लास में आप लोग रूम नंबर 201 में बैठ जाएंगे। मैं बैठा दूंगा आपको, जस्ट नीचे वाला जो फ्लोर है ना, उसमें जो कमरा है उसमें बैठ जाइएगा। भगवान सर की क्लास वहीं पर होगी। पहली क्लास आज किसकी है इसमें? पहली क्लास ही है? मेरे साथ पहली है या आई हो पहले दिन है? अच्छा, आई ही पहले दिन हो। अच्छा, आपकी दूसरी क्लास है। मेरे साथ पहली है। कल आए थे? कल कौन कौन आए थे नए? 1 2, और आप पहले हैं आज। हाँ लिखना है दीदी। बताओ, पूछ रही है कि लिखना भी है। अगर बेटा किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बता सकते हैं। नंबर भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट में हो, डायरेक्ट आप कॉल करके बताना। हमारी कोशिश रहेगी उन चीज़ों को दूर किया जाए, ठीक है? और सब्जेक्ट नहीं, किसी भी तरीके की अगर टॉपर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, 24/7 अवेलेबल है उन चीज़ों की सॉल्यूशन के लिए। हो गया, लिख लिया? हाँ बेटा, मंडे से स्टार्ट हुआ है। हो गया बच्चों? जल्दी कर लो। चलिए, हो गया? यहां तक ही लिखना है। क्या हुआ?
हो गया? हो गया? हो गया बच्चों? हो गया सबका? चलिए, अब क्या था बेटा डिसीजन मेकिंग ना? 3 लाइन उसमें मात्र लिखना ये वाला। रिसोर्सेज हैविंग सिंगल यूज, सिर्फ एक यूज है, क्या वहां पर डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी? बताओ, नहीं ना, तो नो डिसीजन मेकिंग। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्या डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। बट लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेज की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? तो ये तीनों चीजें बस ध्यान में रखना है और कुछ भी इसके अंतर्गत ध्यान में नहीं रखना। हो गया? चलिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा बता सकते हो कितने तरीके का इकोनॉमिक्स होगा? 2 तरीके के इकोनॉमिक्स की बात यहां पर करते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक कौन होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कितने तरीके का इकोनॉमिक्स? 2 तरीके का, माइक्रो और मैक्रो। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लास्ट पॉइंट बेटा, उसमें हमने ये बोला कि देखिए
हर एक चीज का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से मिल जाए, ठीक है। आपको अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो आपको उसके लिए सही दिशा में कदम उठानी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ये बातें कही देखो ना, तो दो तरीके की इकोनॉमिक्स हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक वर्ड हमारा माइक्रस से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल और इंडिविजुअल। कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारा किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, माइक्रस से, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। कि जहां कहीं पर, तो कोई बात नहीं बेटा अभी नोट करवा देंगे, तो जहां कहीं पर इंडिविजुअल की बात कर रहे होंगे, पार्टिकुलर की बात कर रहे होंगे, सिंगल की बात कर रहे होंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमेशा अगर कहीं पर भी किसी भी चीज को पार्टिकुलर फॉर्म में लिखा गया हो, पार्टिकुलर फॉर्म में बताया गया हो, इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करा गया हो, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। और जब भी इस तरीके की बातें होती है ना, तो हम लोग कंपैरिजन के माध्यम से इसको जानते हैं। किसके माध्यम से जानेंगे हम लोग? कंपैरिजन के माध्यम से जानेंगे। कंपैरिजन के माध्यम से देखेंगे कि क्या इसमें हो रहा है। फिर उसी तरीके से अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड मैक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है लार्ज एग्रीगेट और टोटल। क्या होगा? लार्ज एग्रीगेट और टोटल की बात करेंगे। तो यहां पर हमेशा माइक्रो में जब भी बात करेंगे तो पार्टिकुलर की बात करेंगे, और मैक्रो में जब भी बात करेंगे तो हम लोग हमेशा एग्रीगेट की बात करेंगे। जैसे हम लोग अगर ये कहते हैं कि डिमांड ऑफ ए बायर, क्या बोला हमने? एक बायर की डिमांड क्या है ना, सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये किन चीजों के अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। सप्लाई ऑफ ए सेलर, एक सेलर के द्वारा क्या बेचा गया है, किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वहीं पर एग्रीगेट डिमांड की बात करी जाए, एग्रीगेट सप्लाई की बात करी जाए, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो अंतर्गत। तो हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर माइक्रो एक ट्री है तो मैक्रो क्या होगा बेटा? फॉरेस्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स को मिलाकर के, सारे पार्टिकुलर को मिलाकर के ही तो एग्रीगेट बनेगा ना। कि भाई अगर यहां पर हम लोग ये सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने क्या डिमांड कराई, ये किसके अंतर्गत आएगा? इंडिविजुअल के अंतर्गत। इन्होंने क्या डिमांड किया, ये किसके अंतर्गत आएगा? इंडिविजुअल। इन्होंने क्या करा, ये किसके अंतर्गत है? इंडिविजुअल। इसी तरीके से हम सब ने अलग अलग क्या डिमांड करी है, ये किसके अंतर्गत आएगा? इंडिविजुअल के अंतर्गत। लेकिन हम सब ने मिलकर के क्या डिमांड करी है, ये क्या बन जाएगा बेटा? मैक्रो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि जब तक ये इंडिविजुअली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। और जब ये एग्रीगेट पे पहुंच जाए तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक। लेकिन हमने क्या बोला? कंपैरिजन के माध्यम से देखेंगे। जैसे टॉपर्स क्लासेज में बहुत सारे क्लासरूम है, उसमें से एक क्लासरूम अपना 301 है ना बेटा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टॉपर्स क्लासेज यहां पे किसका एग्जांपल हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और रूम नंबर 301 हमारा क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ या नहीं हुआ? लक्ष्मी नगर में बहुत सारे सीए की कोचिंग है, उसमें एक टॉपर्स क्लासेज है। अब टॉपर्स क्लासेज क्या हो गया? और लक्ष्मी नगर के कोचिंग्स क्या हो गए? लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली में आता है, तो अब लक्ष्मी नगर क्या हो गया? माइक्रो। ईस्ट दिल्ली क्या हो गया? ईस्ट दिल्ली जो है दिल्ली के अंतर्गत आता है, तो ईस्ट दिल्ली अब हमारा क्या हो गया? और दिल्ली क्या हो गया? तो उसी तरह दिल्ली नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया इंडिया का पार्ट है, इंडिया एशिया का पार्ट है, एशिया जो है वर्ल्ड का पार्ट है, वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। इस तरीके से चलते चले जाएंगे नहीं? तो भैया अब अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो कंपैरिजन के माध्यम से ना पता चल पाएगा। किससे पता चलेगा? कंपैरिजन। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे एग्जांपल्स देगा जिससे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नीचे लिखवाएंगे भी कि कैसा क्वेश्चन पूछता है इसमें।
तो हमेशा ये याद रखिएगा कि माइक्रो में इंडिविजुअल को ही रिप्रेजेंट करेंगे और मैक्रो में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया गया था बेटा प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। इसलिए तो एल्फ्रेड मार्शल को किस नाम से भी जानते हैं हम लोग? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही तो बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स। और प्रोफेसर जेएम किंज जो है उन्होंने दिया था बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, इसलिए उनको क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे अगर कहीं पर कोई भी चीज इंडिविजुअली रिप्रेजेंट हुआ होगा तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे? माइक्रो। तो इसलिए अगर कहीं पर भी प्राइस थ्योरी की बात करें हम लोग, किसकी बात करें हम लोग? प्राइस थ्योरी की बात करें तो प्राइस थ्योरी हमेशा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी क्यों माइक्रो में आता है जरा वो बात करते हैं बेटा। अगर मान लीजिए हम बाहर जाकर के 1 बोतल पानी खरीद रहे हैं तो हम दुकान पर जाने के बाद क्या बोलेंगे? भैया 1 लीटर वाली पानी की बोतल दे देना, या भैया 1 बिस्लरी दे देना, यही तो बात करेंगे ना। तो हमने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर बात करी या नहीं करी? या आराम से हम दुकान के पास पहुंच जाए, अब दुकान में तो बहुत सारे सामान होंगे, हमको 20 रुपए का सामान लेना, अब सोचो क्या लेना है, तुम जानो, हमें लेना है बस, वो दे पाएगा? भाई 20 रुपए वाले तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे ना उसके पास, आप मांग क्या रहे हो, है कि नहीं? तो भाई दुकान वाला भी बोलेगा ना, अरे भैया कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। तो जहां कहीं भी हम इंडिविजुअली प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं, या हम लोग अगर फैक्टर प्राइस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस का मतलब होता है बेटा टुकड़ों में कीमत। फैक्टर का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में। जैसे आप जानते होंगे कि प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है या नहीं है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है। अब देखिए, लैंड एक अलग फैक्टर हो गया या नहीं हो गया? लेबर एक अलग फैक्टर हो गया या नहीं हो गया? तो भैया लैंड का क्या खर्च आ रहा है हमारा, क्या कॉस्ट आ रहा है, लेबर का क्या वेजेज हमारा आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से कैपिटल का इंटरेस्ट जो हम लोग देखते हैं, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट देख रहे हैं, ये इंडिविजुअली फैक्टर को दिखाता है या नहीं दिखाता? उसी तरीके से आप जब गुड्स का कॉस्ट निकालते हैं तो लिखते हैं ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर उस पर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या है कि नहीं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर वगैरह क्या हो रहा है, इस तरीके से टुकड़ों में निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? तो ये जो हम लोग इंडिविजुअली उस प्राइस को क्या कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं, यही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे बेटा? प्राइस थ्योरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? प्राइस थ्योरी। लेकिन अगर वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है बेटा इनकम थ्योरी। क्या बोला जाएगा? इनकम थ्योरी। अब इनकम थ्योरी क्यों बोला जाता है बेटा? एक वो बताओ, यहां पर एक पार्टिकुलर की तो बात करेंगे नहीं, सबकी बात करेंगे। तो सबकी बात करेंगे तो ये जो हम लोग सेविंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो नेशनल वाइड होता है ना। हम क्या बचा रहे हैं इससे नेशनल इनकम का इंपैक्ट थोड़ी ना देखा जाएगा। नेशनल इनकम का इंपैक्ट किससे देखा जाएगा? पूरे कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे ना बात होगी, कितने कमोडिटी का निर्माण हो रहा है पूरे इकोनॉमी में उसके बेसिस पर ना बात होगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर सेविंग, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, मनी एंड बैंकिंग की बात करते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? लार्ज स्केल पर बात होंगे। तो चाहे हम इनकम की बात करें तो इनकम ऑफ ए कंज्यूमर नहीं देखा जाएगा, ये क्या होगा? पूरे नेशनल की इनकम की बात करी जाएगी। इसलिए ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? इनकम थ्योरी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? प्राइस थ्योरी के नाम से जानेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? इनकम थ्योरी के नाम से जानेंगे। क्या ये याद रख लोगे? पक्की वाली बात। तो पहले इसको लिख देता हूं मैं कुछ, और फिर उसके बाद दिखाते कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है
और फिर उसमें कंफ्यूजन क्या होता है जरा उसको ध्यान में रखना है। ओके, चल तो ऐसे ही लिख लीजिएगा, एक बगल माइक्रो और एक बगल मैक्रो। The word micro is derived from Greek word micros, which means individual, small और पार्टिकुलर। कि ये जो हमारा माइक्रो शब्द है वो किससे आया बेटा? ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? स्मॉल और इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। इधर क्या लिख देंगे बेटा हम लोग? द वर्ड मैक्रो इज derived from Greek word macros, which means large, aggregate और टोटल। तो जब भी हमारा माइक्रो होगा तो स्मॉल स्केल की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे, पार्टिकुलर की बात करेंगे। और जब भी हम लोग मैक्रो की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? लार्ज, एग्रीगेट और टोटल की बात होगी। किसकी बात करेंगे हम लोग? लार्ज, एग्रीगेट और टोटल की बात करेंगे। Professor Alfred Marshall is known as father of microeconomics. Professor Alfred Marshall is known as father of microeconomics. Professor Keynes is known as मैक्रोइकोनॉमिक्स। एल्फर मार्शल माइक्रोइकोनॉमिक्स, जेएम केंज मैक्रोइकोनॉमिक्स। और आगे जब हम लोग मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अपने पास तो है ही, तो वहां पर चैप्टर 6 का यूनिट 2 इसी के बारे में पढ़ेंगे, केंजियन थ्योरी के बारे में, है कि नहीं? आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी होगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सबके बारे में। वो सारी चीजें हम लोग यहां पर फिर से डिस्कस करेंगे। यहां तक हो गया था बेटा? प्राइस थ्योरी considered in प्राइस थ्योरी कंसिडर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इधर क्या आएगा बेटा?
और इनकम थ्योरी किस में आएगा बेटा? सॉरी, मैक्रो में ना। और इनकम थ्योरी किसके अंतर्गत आएगा? बेटा वो जो है वो पिछले हफ्ते वाला बैच है, ठीक है, वो ये वाला नहीं है। आप लोग 29 से ज्वाइन किया ना, तो आप इसमें क्लास लेंगे। हो गया बेटा? उस वाले बैच में आपके नेक्स्ट वीक से क्लास होगी, मंडे से। ओके? और आपको इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आज अकाउंट्स की क्लास भगवान सर की उसी पे होगी, इसलिए ऐड किया गया है। चलो देखो, तो एक तरफ हमने क्या बोला बेटा कि प्राइस थ्योरी हमारा किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। और इनकम थ्योरी किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रख लेंगे। चलिए, अब जरा हम यहां पर कुछ इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आगे का हमारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इसमें ये नहीं पूछ देगा आपको कि कहां पर कौन सा है, किसने दिया, ये सब नहीं। एग्जाम्पल देगा और फिर उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। और ऐसा क्वेश्चन जो लगभग 10-12 बार पूछा गया है वो मैं यहां पर लिखूंगा अभी। देखिए बेटा, अगर कहीं पर लिखा गया हो डिमांड ऑफ ए बायर, किसके अंतर्गत आएगा? सप्लाई ऑफ ए सेलर, किसके अंतर्गत? फैक्टर प्राइसिंग, किसके अंतर्गत आएगा? आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, प्राइस थ्योरी ऊपर लिख ही दिया। कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ एक्स एंड कंपनी, क्यों लिखा है बेटा हमने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कारण? इंडिविजुअल एक कोई कंपनी है, एक्स एंड कंपनी, वो फेल हो गया, उसके कारण का पता कर रहे हैं। किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। लॉक आउट इन टेलको, किसके अंतर्गत आएगा बेटा? देखो, टेलको एक स्टील की कंपनी है, उसमें तालाबंदी हो गई, वो बंद हो गया, तो एक कंपनी के ऊपर नहीं इंपैक्ट हो रहा है। किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई भी चीजें जहां पर वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंडिविजुअल को दिखा रहा होगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। ओके? अब जरा मैक्रो के अंतर्गत देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड किस में आ जाएगा बेटा? मैक्रो में, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब ही क्या हो गया? टोटल। एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, होगा पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब किस चीजों को दिखा रहा है बेटा? ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, किसके अंतर्गत आ जाएगा? मैक्रो ना, क्योंकि यहां तो नहीं लिखा कि सेविंग ऑफ एक्स, सेविंग ऑफ वाई, ऐसा तो नहीं लिखा। अगर सेविंग बोला है, इन्वेस्टमेंट बोला है, तो पूरे के पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग। और सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पर बात हमें ध्यान में रखनी है वो है बेटा पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम हमारा मैक्रो का पार्ट होगा, ना कि माइक्रो का। देखो बेटा, पर का मतलब तो होता है सिंगल, है ना। तो अगर पर हेड इनकम की बात कर रहे हैं, ये तो माइक्रो में आना चाहिए, बट मैक्रो में क्यों आया है, कोई बता सकते हो? मैंने तो इसका मतलब बोला पर हेड इनकम। देखो बेटा, हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इंडियन इकोनॉमी। जो भी काम करना होगा हमें एज पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू करना होगा। क्या करना होगा? और ये जो पर कैपिटा इनकम निकलता है ना, वो कंट्री का निकलता है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन का। किसका निकलेगा? कंट्री का। कि भाई पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका, पर कैपिटा इनकम ऑफ क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, पर कटोरा इनकम ऑफ पाकिस्तान। तो ये सब क्या होगा बेटा? उसका तो कटोरा में ही इनकम है ना, तो इसलिए तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा? इंडिविजुअल कंट्री को शो कर रहा है ना, तो मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी को दर्शा रहा है ना। तो जब पूरी की पूरी इकोनॉमी को दर्शा रहा है, तो वो माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा? तो एक क्वेश्चन इससे जो बराबर आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है? तो जरा देखिए, मैं लिखता हूं। कहता है एज पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू which of the following is an example of microeconomics? क्या लिखा है बेटा हमने? एज पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। किसके अनुसार देख रहे हैं हम लोग? नेशनल पॉइंट के अनुसार ना। ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी लॉक आउट इन टेलको, ऑप्शन सी नेशनल इनकम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन कम से कम 10 to 12 टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीए फाउंडेशन या सीपीटी मिला करके। बोलो क्या आएगा? पक्का? सोच लो कौन कौन कंफर्म है कि ऑप्शन बी ही होगा। 1 2 5 बस। क्यों भाई, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? अभी अभी तो ऊपर में क्लियरली एग्जाम्पल लिखवाया था ना। हम कोई भी काम करते हैं नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? लॉकआउट इन टेलको ही होगा ना, क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो तो माइक्रो के अंतर्गत आता ही नहीं है। नेशनल इनकम हम लोग मैक्रो के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। बस मैंने चौथा ऑप्शन चेंज कर दिया था, ठीक है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था, तो मैंने ऑल ऑफ दीज लिख दिया था ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़े। क्योंकि फिर दिमाग में ये आ जाता ना, अगर नेशनल है तो हम इंडिया को छोड़े इंटरनेशनल कर लेते हैं, तो माइक्रो तो सभी हैं, हो सकता है ऑल ऑफ दीज आ जाए, है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको फोकस वहां पर किस पे कराया है? नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको सिर्फ इंडिया के बारे में सोचना है, बाकियों को नहीं देखना। अगर यही इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होता ना, फिर तो तीनों के तीनों ही क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता ना। तीनों के तीनों क्या हो गया भाई? वर्ल्ड में बहुत तरीके की इकोनॉमी, उसमें एक है इंडियन इकोनॉमी, तो फिर माइक्रो हो जाता। लेकिन हम क्या करेंगे? हमेशा जब भी पढ़ेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? नेशनल
पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके अनुसार देखेंगे? नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कर लोगे? नोट कर लीजिए। ऊपर कर लिया था नोट? हो गया? आगे बढ़े? चलिए, अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग काम कर लेते हैं। ये तो हमने अभी तक किसको देखा बेटा? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, अब हमें पढ़ना पड़ेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी तक जो हमने काम करा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका देखा है? नॉर्मल इकोनॉमिक्स के बारे में, जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में। क्योंकि हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हम देख क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स। तो काम चलेगा क्या ऐसे? ना। तो अब हमें देखना पड़ेगा यहां पर किसको? बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। अगर कहीं पर भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, तो क्या बातें उसमें करनी है, क्या बातें उसमें समझनी है, जरा वो देखिए। बेटा एक बताओ, अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर अभी पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं यहीं तक सीमित रहना चाहूंगा? क्या नहीं होगा भाई। हम ये चाहेंगे जरूर कि पूरे विश्व में हम पढ़ाएं, कम से कम मैक्सिमम हम इंडिया भर में तो जो है जरूर देखें कि कहां तक हम पढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में भी कनेक्ट हैं। अब वो अपने घर पर हैं, हम यहां से उनके घरों तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, हमारा दायरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो होता क्या है कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, सोचना भी हमारे लिए आसान होता है, लेकिन जब रियल लाइफ में उसको हम लोग देखते हैं, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, तब जाकर के पता चलता है अरे दादा दुनिया में बहुत ज्यादा झोल है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच अलग होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच अलग होगा। जहां पर इन दोनों की बात करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल दिखा रहा था, ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये बोलेगा नहीं रोक, तूने सोच लिया तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आपको भूख लगी, आपने सोचा ऐसे 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 खाना बनाया जा रहा है, वाह बन गया, एकदम बढ़िया खाना बन गया। ये है हमारा जनरल इकोनॉमिक्स। लेकिन जब किचन जाओगे तो खाना मिलेगा क्या वहां पर? क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच देखा। अब जब किचन पहुंचे तो वहां कुछ था नहीं। फिर आपने सोचा अरे अब ये ऐसे ऐसे सोचा था, बनाते हैं मस्त बन जाएगा, बनाया तो पता चला बनाना था कुछ और, बन गया कुछ और। नहीं होता है। जब YouTube पे देख करके कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो वीडियो देखने के बाद लगेगा आज से तो अब नंबर 1 शेफ हम ही हैं। जब बाद में बनता है तो ये बना कैसे? जैसे अगर मुझे ध्यान है कि मैंने पिछली क्लास में ये चीज बताई थी
कि YouTube वगैरह पे मान लीजिए आप कोई वीडियो देखते हैं, मान लीजिए हमने गाजर का हलवा कैसे बनाए सर्च कर लिया। अब उसमें क्या दिखाता है कि गाजर लिया, बढ़िया से धो लिया, फिर उसको ऐसे चुटकी बजाते ही काट के अलग। अब मान लीजिए कोई लेडीज उसको देख करके सीख रही हो, तो वो क्या करेगी, गाजर धो के लाएगी, रख लेगी और दिन भर चुटकी बजाते रहे। कट का ही नहीं रहा है भाई, वीडियो में तो चुटकी बजाते ही कट के अलग हो गया था, उसमें तो ऐसे ही दिखाता ना कैसे चुटकी बजाया, पूरा कटा हुआ एकदम तैयार। वाह क्या बात है, लेडीज चलो काटना नहीं पड़ेगा, चुटकी बजाते ही कट जाएगा। नहीं कटेगा। वो तो थ्योरेटिकल अप्रोच दिखाया कि भैया हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अब काटते हुए तो दिखाएंगे नहीं उतने देर, तो चुटकी बजाए कि देखो कट गया है। तो दिमाग आपको अपने प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लगाना पड़ेगा ना भैया, उस पे चाकू से कटाकट चलेगा या घिसना से घिसना पड़ेगा उसको, तब जाकर के हमारा काम होगा। तो देखो डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया, थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है ना। तो ये जो गैप दूर करेगा ना, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो? देखते ही है, आजकल तो नहीं देखते हो? क्या बात है, बहुत भयंकर टैलेंट रखा है छुपा के, है कि नहीं? हम तो आराम से अभी आईपीएल में, अब कल बिटिया का बर्थडे था, सब एंजॉय कर रहे थे, मैं मैच में देख दुख झेल रहा था कि चेन्नई हार रही है। अब क्या करे, दुख हो रहा था लेकिन देखना तो मजबूरी था। आई आई चेन्नई क्या कर रहा है। तो कुछ जगह पे एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है और रियलिटी कुछ और ही होती है। होता या नहीं होता? आपने मैच में बहुत समय ऐसा देखा होगा कि लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और सामने वाली एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसकी भावनाओं में बह के आप भी आराम से फिरोजा कोटला गए टिकट कटा करके मैच देखने के लिए, और देखा और आपने प्रपोज कर दिया, बेटा जूता लगेगा, जूता है? नलकी नहीं ना। मैं तो यहां बोले, आप जाके अब सोचो कि किसी को प्रपोज कर दे मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, जूता जरूर लगेगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि हम भी घुटनों के बल बैठेंगे, अंगूठी देंगे, विल यू मैरी मी, उधर से बोलेगी वाह, और परा क्या, टा। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में ना जमीन आसमान का अंतर होता है, और उसी के गैप को जो दूर करता है वो क्या होता है बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच है, जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसका बीच का जो गैप बना है, ये जो ब्रिज बना है, इसी के कारण इसको हम लोग कहते हैं बेटा अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं इसको, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने सोचा, फिर आपको ख्याल आया मम्मी बाबूजी बहुत कूटेंगे। भाई अगर गलती से बाबूजी वगैरह भी तो मैच देखते हैं, अगर गलती से देख लिया, अच्छा बेटा टीवी पर ये, जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ था, बानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा था, अब लड़का लड़की चले गए मैच देखने के लिए, एकदम दोनों खूब उछल उछल के मैच देख रहे हैं। उसी टाइम में कैमरामैन ने फोकस कर दी, लड़की सीधे कूद गई आगे, क्योंकि घर वालों ने अगर देख लिया तो हो गई हो कुटाई। अब बाद का तो पता नहीं कि हुआ क्या, लेकिन उसका फोकस से पता चल गया था कि घर वालों को अब पता चलेगा। तो भाई एक्सपेक्टेशन था कि जाएंगे आराम से एंजॉय करके मैच देख के आएंगे, घर वालों को क्या पता। और यहां तो घर वालों ने देख लिया, हो गया बेटा प्रैक्टिकल अप्रोच। तो आप क्या करते, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन सबको दिमाग में रख करके चलते हैं ना, तब एकदम मुंह पे पेंट वेंट करा के, इधर CS के इधर MI, तब लिखवा पहुंचेगा, अब पहचान हम कौन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स की बात होगी या नहीं होगी? जैसे हम डिमांड की बात करेंगे तो माइंड में आएगा गुड्स बनेगा कहां, मतलब प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अरे प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल सब भी चाहिए, उसके लिए ये चाहिए वो सबको इंटीग्रेट करोगे या नहीं करोगे? तो जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ और बिजनेस टूल्स आएगा उसको कहते हैं हम लोग बेटा मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो ये आता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को दो और नाम दे दिया,
एक हो गया हमारा कौन सा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और एक क्या नाम आ गया बेटा हमारा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जहां पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में गैप होगा उसको दूर करने के लिए जो काम करेगा, उस कारण से हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या नाम देंगे बेटा, बताओ, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल बिजनेस टूल्स की बात करेंगे, वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करते हैं उसको हम लोग मिलाने की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स कि मोटिव एक ही होगा, थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में ला करके कार्य को संपन्न करना, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करके हमें वो क्या करना है, खत्म करना है।